किसका होगा गुजरात? लगातार ये बातचीत हो रही है वीएनएम टीवी पर। और आखिरकार क्यों ना हो, गुजरात विधानसभा चुनाव बहुत वक्त से हम इंतजार कर रहे थे और अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है। जोरों शोरों से पूरे गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा है। 27 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसका लेखा जोखा सीधा सीधा इस बार जनता तय कर रही है। और दिल्ली और पंजाब से आई हुई आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है कि गुजरात की सियासत में अपने कुछ पैर जमा पाए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, आपको डिसाइड आपको करना है। और इसीलिए पार्टी की विचारधारा, मैं आपको रोजाना यहाँ कैंडिडेट से मिला रही हूँ, यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आ रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को लेकर पार्टी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आ रहे हैं, ताकि आप तक सीधे सीधे पार्टी की विचारधारा पहुंच सके। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी वीएनएम के स्टूडियो में है। शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुक्ल जी को हमने टेलीविजन डिबेट पे बहुत बार देखा है, भाजपा का रुख बहुत मजबूती से रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश तक मजबूती से पहुंचाते हुए। सबसे पहला सवाल यही, किन मुद्दों पर गुजरात चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है? क्योंकि मुद्दे इस बार थोड़े से बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हमेशा अलग रहे हैं, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में आप क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने गुजरात की कमान संभाली से लेकर जब से वो देश की कमान संभाल रहे हैं, हमेशा वो विकास को ही सबसे प्रमुख मुद्दा मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजनीति का मूल मंत्र है जी। और इसी मूल मंत्र के आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, आदरणीय भूपेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हम गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं। और गुजरात की जनता निश्चित तौर पर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर सर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म पर हमेशा बात करते हैं। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ आकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठा दिए हैं, ऐसे में इस बार गुजरात के चुनाव से धर्म गायब ही दिख रहा है। देखिए, धर्म की बात अभी जो है, कल एक परमार नाम के कांग्रेस के विधायक ने, उनका वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अस्पताल सिर्फ मुस्लिम इलाकों में देंगे, हिंदू इलाकों में नहीं देंगे। उनके दूसरे भरत भाई नाम के उनके दूसरे विधायक का आया कि इस देश को सिर्फ मुसलमान बचा सकते हैं। तो धर्म कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी में चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आदरणीय अमित शाह जी हो, चाहे आदरणीय भूपेंद्र भाई हो, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हो, चाहे जो है आदरणीय CR पाटिल जी हो, या कोई अन्य नेता हो, किसी ने धर्म का मुद्दा गुजरात के चुनाव में एक भी वाक्य में लाया क्या? कांग्रेस ला रही है। और गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक धर्म विशेष को, विशेष करके सनातन धर्मियों को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, ये स्त्रियों के शोषण के केंद्र है। धर्म कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो बता रही कि हमने गुजरात में पानी कैसे लाया, भारतीय जनता पार्टी बता रही कि हम औद्योगिकरण हमने कैसे किया, भारतीय जनता पार्टी बता रही कि हमने निवेश कैसे लाया, भारतीय जनता पार्टी बता रही कि हमने पूरे देश में MSMEs में नंबर 1 गुजरात को कैसे बनाया, भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि स्टार्टअप्स में हमने गुजरात को नंबर 1 कैसे बनाया, भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि कुल जो सकल निर्यात है भारत का, उसमें गुजरात नंबर 1 कैसे है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं से धर्म नहीं लाया। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ल जी। और विकास की बातें भारतीय जनता पार्टी के पास काफी सारी है, लेकिन आने वाले 5 साल गुजरात के लिए क्या होंगे, ये जरूर आप सबके जहन में सवाल आ सकता है कि सब कुछ हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक देखा जाए तो 27 साल में वो सब कुछ हो चुका है जो होना चाहिए था। आने वाले सालों में जनता को क्या मिलेगा? गुजरात की जनता क्यों फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को विकास के महामार्ग, जैसे अभी आप देखिए वडोदरा, जिसमें या तो यहाँ का विकास किया है सयाजी राय गायकवाड़ के नेतृत्व में हुआ है, या तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वडोदरा में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रेल कोच निर्माण की फैक्ट्री लाई, जब प्रधानमंत्री हुए तो विमान निर्माण की फैक्ट्री ले आई। जिस तरह से रोजगार के संदर्भ में, जिस तरह से रोजगार निर्मित, सीमेंस का कैंपस यहाँ, LNT का कैंपस यहाँ, ABB का कैंपस यहाँ, तो ये गुजरात को, आपको ध्यान होगा, जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक औद्योगिकरण के नाम पर क्या था, मुंबई अहमदाबाद के हाईवे के अलावा कहीं उद्योग दिखाई नहीं देते थे। आज समग्र गुजरात जो है उसका औद्योगिकरण हुआ है जी। तो औद्योगिकरण हो, यहाँ पर रोजगार के साधन विकसित हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, यहाँ किसानों को खुशहाली आए, मजदूरों को काम मिले, छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, इस संदर्भ में जितना भी संभव होता है वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय भूपेंद्र भाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं, योजनाएं बहुत सारी लाई गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी शायद इस बार गुजरात में कोई डर है। एंटी इनकम्बेंसी की बात कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहनी पड़ी। एंटी इनकम्बेंसी का माहौल गुजरात में देखने मिल रहा है। देखिए, अब तक तो प्रो इनकम्बेंसी ही हुई है। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, 2002 में भी लोग कह रहे थे कि अब तो मोदी जी गए, उनको जब मौत का सौदागर श्रीमती सोनिया गांधी कह रही थी। गुजरात को पूरे विश्व में बदनाम करने का कुकृत्य जब कांग्रेस कर रही थी और कह रहे थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, तब भी मोदी जी आए। जब गुजरात को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था, निवेशक गुजरात की तरफ ना आए इसके लिए घेराबंदी की गई थी, तब वाइब्रेंट गुजरात समिट करा के जिस तरह से निवेशकों को पूरे विश्व से आकर्षित किया गया। 2007 का चुनाव भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। 2012 के चुनाव में तो कांग्रेस के ध्यान में आ गया था कि अगर मोदी जी 2012 का चुनाव जीत गए तो गुजरात का मॉडल लेके पूरे देश के समक्ष जाएंगे और पूरे गुजरात पूरे देश से जो है, जिस तरह से गुजरात से कांग्रेस का सफाया हो गया, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया कर देंगे। उस चुनाव में बहुत चुनौतियां थी और पिछले चुनाव में तो जातीयता का नंगानाच करने का प्रयास किया गया और उसका परिणाम देखिए, तब भी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की जनता ने पूरा विश्वास किया। उसी तरह से 2022 में भी प्रो इनकम्बेंसी होगी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। प्रो इनकम्बेंसी इस बात की होगी कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो गुजरात का सकल बजट हुआ करता था 10,000 करोड़ का, आज 2,40,000 करोड़ का सरप्लस बजट है। तब गुजरात की कुल जीडीपी हुआ करती थी 99,000 करोड़ रुपए की, आज 19 लाख करोड़ की है। जो सौराष्ट्र पानी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था, उस सौराष्ट्र तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने यह कहकर गुजरात की घेराबंदी कर दी थी और विश्व बैंक से इसको ऋण न मिले, इसका तक षड्यंत्र रचा गया था। आज उस गुजरात के सौराष्ट्र में भी नर्मदा का पानी पहुंचा। 2004 से 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी सतत केंद्र के समक्ष आग्रह रखते थे। सर, बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन नर्मदा का ये जो डैम है उसके आसपास के गांव के लोग आज भी विरोध करते हैं नर्मदा के पानी के लिए। नर्मदा का पानी पहुंचा ना, जो वहां के लोग थे, एक आप स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 1.5 महीना पहले एक आर्टिकल आया और स्वामीनारायण अंकलेश्वर अय्यर ने ये कबूला कि जब नर्मदा के पानी की बात चल रही थी तो लोगों में, वनवासियों के बीच मैं भी मेधा पाटकर के समर्थन में गया था। तब हमको भी लगता था कि ये जो लोग यहाँ से जिनका पुनर्वास होना है उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आज मैं जब जाकर देखता हूं तो उन वनवासियों के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया है और उनका जीवन स्तर में जो सुधार क्रांतिकारी हुआ, वह नर्मदा का, अगर यह जल का कार्य रुक जाता तो संभवतः उनके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। ये कौन कह रहा है? इस देश के बहुत बड़े अर्थवेत्ता जो स्वयं जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में दशक भर संलग्न थे जी। तो इसी तरह से कुछ लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, आप यह देखिए कि कष्ट कितने को है और लाभ कितने को है जी। अब वनवासियों की आपने बात की, कल ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने कहा कि वनवासियों को, आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी जंगल में ही रखना चाहती, वो चाहती ही नहीं कि आप आगे आए और आपका उत्थान हो। देखिए, वही मैंने आपको बताया कि उनको वन से निकालकर उनके जीवन में मोबाइल, मोटरसाइकिल, पक्के मकान जी, ये किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और वही जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद यानी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान करने का पुरुषार्थ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो द्रौपदी मुर्मू के रंग को लेकर, उनके वनवासी होने को लेकर
कि कौन कौन सी कितनी अभद्र टिप्पणियां कांग्रेस और जो कांग्रेस के बगल बच्चा दल है, तृणमूल कांग्रेस या अन्य दल, क्या क्या नहीं कहा गया। तो वनवासियों के जीवन में अंधकार भरने का कार्य या उनको सतत जो है शोषित करने का एक माध्यम बनाने का कार्य कौन लोग करते हैं, और वन बंधु जैसी योजनाओं को लाकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने का कार्य कैसे होता है, यह वनवासी भी भली भांति जान गए हैं। इसलिए अब वनवासी, जितने वनवासी विधायक कांग्रेस के थे, वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले आए। यह इस बात का संदेश और संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी वनवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए सिर्फ जुबानी जुगाली नहीं करती है, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन करती है, करके दिखाती है। और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पर भी एक वनवासी समाज की, जो अपने जिले की पहली महिला थी जो विद्यालय गई थी, पहली महिला थी जिसने जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, पहली महिला थी जो शिक्षिका बनी थी, और ऐसे एकदम जो है निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर ले जाने का कार्य यह भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अंत्योदय की नीतियों से ही संभव है। प्रेम शुक्ला जी की बात कितनी सही साबित होती है, ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा, जब आदिवासी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन मिलता है ये सामने आएगा। महंगाई और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा घिरती आई है। सर, इतनी बड़ी पार्टी, इतने सालों से केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, उसके बावजूद महंगाई का आरोप लगता आया है, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही है, बेरोजगारी का लगातार आरोप लगता आया है, इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, महंगाई के संदर्भ में 2004 से 14 और 2014 से 2022, क्योंकि महंगाई को हम कंपैरेटिवली ही स्टडी करेंगे जी। जब अर्थव्यवस्था वैश्विक तौर पर बहुत अच्छी थी, भारत की अर्थव्यवस्था भी तीव्र गति से काम कर रही थी, तब भी मुद्रास्फीति जो महंगाई को नापने का मानदंड है, उसमें एवरेज मुद्रास्फीति की दर थी 10%। और आज जब कोरोना का संकट विश्व में सबसे भयंकर संकट झेला गया, उसके बाद भी आज महंगाई की अधिकतम जो दर है वो 6.7% है। जीवन आवश्यक वस्तुओं के जैसे भाव बढ़ते हैं, केंद्र इंटरवीन करता, आपको तो ध्यान होगा, तब केंद्रीय मंत्री शरद पवार हुआ करते थे, कृषि मंत्री, और वो कहते थे कि मैं कोई ज्योतिषी हूं जो बता सकता हूं कि महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आज हमारे जो मंत्री हैं वो ऐसे अवसरों पर वो निश्चित तौर पर जो है वो इंटरवीन करते हैं। तेल का भाव बढ़ा, दलहन का भाव बढ़ा, तो उनको नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ा, हमने जो है उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया, उसके भाव को नीचे लाया। लेकिन राजस्थान में, तेलंगाना में, जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां जो वैट का दर है वो नहीं घटाया गया। आज भी आप गुजरात के में डीजल और पेट्रोल का भाव देख लीजिए और राजस्थान देख लीजिए, बिजली बहुत महंगी है। गुजरात में ये कहती है आम आदमी पार्टी की, पूरे देश में बिजली सस्ती है। गुजरात और दिल्ली दोनों का दर देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। उनका कहना है कि हम निःशुल्क बिजली दे सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे सकती? लेकिन वो निःशुल्क बिजली जो है मध्य वर्ग के जेब से अधिक दर पर बिजली लेने के शर्त पे कर रहे हैं ना। वो दिल्ली में किसी व्यक्ति का बिजली का बिल निकाल लीजिए और गुजरात का निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, अपने आप आपके ध्यान में। बाद में बार बार शिक्षा मॉडल की बात करते हैं ना, हम बार बार केजरीवाल से पूछते हैं और आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, एक विद्यालय का नाम बताइए जो केजरीवाल जी के 8 साल के शासनकाल में बना हो। गुजरात में 24 यूनिवर्सिटीज थी, 113 यूनिवर्सिटीज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बन गई। एक विद्यालय बता दीजिए, एक महाविद्यालय बता दीजिए। उन्होंने तो शौचालय बनाए और उसको विद्यालय का क्लासरूम बता दिए। इस पर सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन यहाँ शिक्षा बड़ी महंगी है सर हमारे राज्य में। 60% लोग जो है आज भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो कैसे महंगी है? आपके और मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं सर सरकारी विद्यालयों में। लेकिन आप गुजरात से जो है अन्य राज्यों की भी आप शिक्षा और फीस का कंपेयर कर लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। राजस्थान की जो फीस है और गुजरात की फीस आप कंपेयर कर लीजिए।
चलिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। उसके बावजूद स्टार प्रचारकों को जिस तरह उतार दिया गया है, उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये कौन सी चुनौती है, कौन सा डर है भारतीय जनता पार्टी को। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हर जिले में जाकर सभा कर रहे हैं। वडोदरा में वो तीसरी बार आ रहे हैं कुछ ही महीनों में। क्या चुनौती आ रही है आपके सामने? कोई डर है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही, जनसंघ के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ती है तो पूरा प्राणपण लड़ाकर ही चुनाव लड़ती है। आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तब भी इसी तरह गए थे, उत्तराखंड में हुआ तब भी इसी तरह से गए थे, मणिपुर में चुनाव हुआ तब भी इसी तरह से गए थे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ तब भी मोदी जी से पन्ना समिति के सदस्यों से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री तक हर कोई परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हमारे पास स्टार है इसलिए हमारे स्टार उतरते हैं। वहां तो ये दशा है कि राहुल गांधी को पता ही नहीं था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव बीत गए हैं कि भी जारी है। उनसे महाराष्ट्र में प्रश्न पूछा गया कि आप जो है चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे तो मैं जाऊंगा, जबकि हिमाचल प्रदेश के मतदान संपन्न हो चुके थे। तो जिनके पार्टी के सर्वे सर्वा को यह भी नहीं पता हो कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव बीत गए हो, और जिनके पार्टी के लोग इस बात को लेकर सशंकित, की तो कल ही की घटना है, सूरत में राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, उनका ट्रांसलेटर उनको छोड़ के भाग गया। तो जिनके साथ ट्रांसलेटर उनका खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा था उसमें माजरा, क्योंकि बैठ नहीं रहा था कुछ जोड़, और गुजरात में क्योंकि हिंदी बहुत सर्वभाषी है तो वो जोड़ नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको आधे से ही बिठा देना पड़ा कि भैया बैठ जाइए। मैंने राहुल गांधी की बात उनका ट्रांसलेटर नहीं समझ रहा था ना, ये तो हो गया ना, तो उनकी बात गुजरात की जनता कैसे समझेगी? यह प्रश्न है ना। ये उनके साथ केरल में भी हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो जिनका ट्रांसलेटर पार्टी का जो उनका पदाधिकारी उनकी बात को ना समझता हो। अब आदरणीय मोदी जी तमिलनाडु जाते हैं, तमिलनाडु में तमिल में जो है वो वहां के संतों की कविताएं, तिरुवल्लुवर की कविताएं जो है वो कोट करते हैं, महर्षि रमन को कोट करते हैं, और राहुल गांधी है विश्वेश्वरैया नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। तो कहां से ले आए स्टार, बताइए मुझे। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां की भाषा, वहां का पहनावा अपनाते हैं, और हर स्टेट में जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत झोंकते हैं। शुक्ला जी की इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये आरोप भी लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ती है और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर राज्य में जाना पड़ता है। देखिए, हमारे पास जो है जब अगर सौर मंडल में सूर्य होगा तो अभी आप कहेंगे कि पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश क्यों पड़ रहा है, मंगल पे भी उसी का प्रकाश क्यों पड़ रहा है, उसी का प्रकाश जो है बुध गुरु शनि शुक्र सब पे क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सौर मंडल उन्हीं के आसपास है। तो हमारे पास ऐसा जो है उत्कृष्ट नेतृत्व है। राहुल गांधी का प्रकाश डलवा लेना, श्रीमती सोनिया गांधी का प्रकाश कांग्रेस डलवा ले, हम कहाँ उनको रोक रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी कितने साल रहेंगे? उनकी उम्र हो चली है, आने वाले 5 सालों में 10 सालों में वो राजनीति से विदा हो जाएंगे। अपना विकल्प स्वयं तैयार करके, हमारे यहाँ जो है अपनी परंपरा है, कोई एक वंश का व्यक्ति तो होता नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेतृत्व संभालते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व संभालते हैं, फिर आडवाणी जी नेतृत्व संभालते हैं, अब मोदी जी नेतृत्व संभाल रहे हैं। मोदी जी जो है अपना विरासत जो है किसी न किसी और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं देके जाएंगे, वो अपने विचार दर्शन के व्यक्ति को देके जाएंगे। यही हमारी जो है विशिष्टता है। मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी के चेहरे का जो नूर है, मोदी जी के चेहरे का जो चार्म है पूरे देश भर में, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे कायम रखेगी, एक बड़ी चुनौती होगी और आने वाले सालों में ये पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल बात हो रही है गुजरात चुनाव की, और आम आदमी पार्टी इस बार जोरों शोरों से गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर रही है, हमारे प्रत्याशी है उनको बिठाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अपने प्रत्याशी अभी से छुपाने पड़ रहे हैं। शुक्ला जी क्या कहेंगे? अब इसलिए आप उन्हें भी खरीद रहे हैं। आवश्यकता क्या है? जब हमारे साथ गुजरात की जनता खड़ी है तो किसी को वो क्या बिकाऊ है क्या उनके लोग, ऐसा कहना चाह रहे हैं? खरीद अभी आपको ध्यान होगा, एक गुलाब सिंह यादव नाम के दिल्ली के विधायक को आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने इसलिए पीटा कि वो उनसे रिश्वत ले रहा था। उनके अखिलेश त्रिपाठी नाम के एक विधायक के रिश्तेदार रिश्वत लेते हुए, टिकट के बदले रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। एक उनके पुनीत गोयल नाम के कार्यकर्ता, वो टिकट के लिए पैसे मांगते हुए उनकी जो है स्टिंग वीडियो
सबके सामने आई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी लाती है, ऐसा उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा। लेकिन उस स्टिंग वीडियो में होता कौन है? वो तो आम आदमी पार्टी के लोग होते हैं ना। अब आज ही सामने आया है कि सत्येंद्र जैन जो है एक बलात्कार के अभियुक्त से मसाज करे, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे थे। तो जो पार्टी सीरियल लायर हो, जो आदतन अभ्यास के नाते झूठ बोलते हो, उनके बारे में क्या? मैंने पूछा ना कि वो दिल्ली मॉडल ले जाते हैं ना, तो उनसे पूछ लीजिए कि आपने कौन सा विद्यालय खोला, तो एक का नाम नहीं बता पाते। कौन सा महाविद्यालय खोला, तो नाम नहीं बता पाते। वो कहते हैं हमारा हेल्थ का मॉडल है। उनसे पूछ लीजिए एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जो आपने दिल्ली में बनाया हो अपने कार्यकाल में, तो नाम नहीं बता पाते। तो जिनका ऐसा खोखला मॉडल हो, तो गुजरात की जनता जिसने विकास को अपनी आंखों के सामने, गुजरात के कायाकल्प को देखा हो, वो क्या ऐसे छलावे में आएगी? आम आदमी पार्टी का खोखला मॉडल आप देश के सामने हमेशा लाने की कोशिश क्यों करते हैं? सत्येंद्र जैन वाला मामला हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। उनकी शराब को लेकर जो नीति थी उस पर काफी स्टिंग ऑपरेशन हुए। मनीष सिसोदिया पर ईडी सीबीआई की जांच। आम आदमी पार्टी को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? अरे अपराधियों को पकड़ना ही चाहिए ना। अपराधी को अगर अपराध कहना है कि अगर हम अपराधी हैं जेल में डालिए, तो जेल में तो है, और तब भी सिर्फ उसके मंत्री हैं वो। सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए मंत्री हैं और वहां भी मसाज करा रहे हैं जेल मंत्री जी। तो अब ऐसे कुकृत्यों को बेपर्दा करना क्या हमारा दायित्व नहीं है जी? नागरिकों का भी दायित्व है। तो हम तो राजनीतिक दल हैं, हम तो करेंगे। चलिए, आप ये सब बेपरवाह करवाए। आपको लगता है कि एमसीडी के चुनाव है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी? निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए, आम आदमी पार्टी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीधी सीधी टक्कर होने जा रही है। यहाँ गुजरात में तो चुनाव है ही, वहां भी एमसीडी चुनाव को लेकर काफी माजरा जो है गंभीर दिखाई पड़ रहा है और उसी के चलते आरोप प्रत्यारोप के दौर भी वहां चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक और बात गुजरात में सामने आई है निकलकर, बगावत वाली। पार्टी के यहाँ एक डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही, लेकिन इस बार गुजरात में बगावत सामने आई। ना सिर्फ गुजरात में 7 नेताओं को सस्पेंड किया गया, एमसीडी चुनाव में भी आपने आज 11 लोगों को सस्पेंड किया है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुशासन वाली पार्टी, जब भी डैमेज कंट्रोल होता है हमेशा वो नेता कहाँ गायब हो जाते पता ही नहीं चलता, उनका असंतोष शायद खुद भी भूल जाते, उस तरह से पार्टी उन्हें संभाल लेती है। लेकिन इस बार गुजरात में भी ये हुआ और दिल्ली में भी हुआ। अब कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो रोष है, असंतोष है, खुलकर देश के सामने आ रहा है। देखिए, असंतोष आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी में जो असंतुष्ट होकर बगावत करता है उसकी क्या गति होती है ये भी लोग जानते हैं। शंकर सिंह वाघेला बापू इतने बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए। शंकर सिंह वाघेला का क्या हुआ? केशुभाई पटेल इतने बड़े कद्दावर नेता थे, 2012 में उन्होंने चुनाव लड़वाया और केशुभाई पटेल की जीपीपी का क्या हुआ ये भी लोगों ने देखा। कल्याण सिंह ने बगावत की थी और कालांतर में वापस आना पड़ा। सुश्री उमा भारती ने बगावत की थी, कालांतर में उनको वापस आना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, विचार दर्शन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और हमारा विचार दर्शन और विकास के आधार पर हमको लोग जनादेश देते हैं। तो जो कोई भारतीय जनता पार्टी में, और हर जगह लोगों की इच्छाएं होती हैं, किसी की इच्छा, अब हर जगह से एक ही विधानसभा से एक ही प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। हमारे पास योग्य 10-12 लोग होते हैं, उसमें से कई असंतुष्ट होते हैं, उसमें से कोई एक आधा, जैसे 182 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 7-8 सीटें आप बता रही हैं कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई। ये परसेंटेज कितना है? लेस देन 5% है। तो इसका ये सीधा सा, और हमारे लोग आकर कांग्रेस के तो कार्यालय में लोगों ने वहां की नेम प्लेट भी उखाड़ ले गए लोग। तो वहां की बगावत देखिए आप। हमारे यहाँ तो, और कांग्रेस कितनी बार बंटी, भारतीय जनता पार्टी का आज तक भारतीय जनसंघ के जमाने में और भारतीय जनता पार्टी कभी वर्टिकल स्प्लिट हुआ? कभी नहीं हुआ। 182 सीटों पर इस बार जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था, बड़ी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी को भी करनी पड़ी और बहुत पॉलिसी के साथ चलती है गुजरात में, क्योंकि यहाँ गढ़ है, सेफ सीट्स हैं सारी। लेकिन इस बार फिर भी लोगों को रिपीट करना पड़ा। एक हमारे यहाँ के एमएलए, वडोदरा की ही बात, 75+ होने के बावजूद उनको टिकट दिया गया, जबकि CR पाटिल जी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि 75 साल वालों से ऊपर हम टिकट नहीं देते। लेकिन रिपीट थियरी भी आजमाई गई, 75 साल प्लस को भी टिकट दिया गया। इस बार बहुत ज्यादा सेफ गेम भारतीय जनता पार्टी खेल रही है गुजरात में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेफ गेम खेलती है, एक हाथ जो है अपवाद होता है।
और आम आदमी पार्टी को मिशन जीरो, आज ही में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों आम आदमी पार्टी को मिशन जीरो पर समेटने की कोशिश में है। क्या विरोधी नहीं चाहिए, क्या विपक्ष नहीं चाहिए, मजबूत विपक्ष, मजबूत विकल्प नहीं चाहिए देश को? ये तो जनता तय करेगी ना। हम अपनी बात रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी बात रख रही है। ये तो जनता तय करेगी ना जी कि किसको जनादेश देना है और किसको नकार देना है। चलिए, 182 सीट में से कितनी सीट्स? 150 प्लस। 150 प्लस। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता 150 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे हैं इस बार गुजरात में। कितने सफल होंगे ये 8 दिसंबर तक लगातार मैं चर्चा करूंगी और 8 दिसंबर को परिणाम लेकर फिर हम वीएनएम के मंच से आपसे रूबरू होंगे। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आखिरी एंड नोट पर हमारे दर्शकों से? गुजरात की जनता जो है 2012 में गुजरात ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुना। कालांतर में पूरे देश में का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। जो बाइडेन उनके प्रशंसक हैं, व्लादिमीर पुतिन उनके प्रशंसक हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इजराइल चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति कहते हैं कि एक शांति आयोग बनना चाहिए और उस शांति आयोग की अध्यक्षता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। और पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी फंसे तो वहां पर आदरणीय मोदी जी के आग्रह पर 2 दिनों तक यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया। रुका किस लिए? कि ताकि भारतीय छात्र जो है वो वहां से सुरक्षित जा सके। और पाकिस्तान के छात्रों को भी तिरंगा झंडा अपने कंधे पर रखकर अपनी रक्षा करनी पड़ी। तो ऐसे विश्व नेता को निश्चित तौर पर गुजरात 2022 में जनादेश देकर 2024 में देश में उनके नेतृत्व में और प्रचंड जनादेश देने का जो शुभारंभ है वो गुजरात से होगा। 2022 के साथ साथ 2024 का भी प्रचार कर रहे हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 दिसंबर तक ऐसे ही जुड़े रहना है क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। सरकार आपको बनानी है, जनप्रतिनिधि आपको चुनकर लाने हैं। ऐसे में हर पार्टी की विचारधारा आप तक पहुंच रही है और सीधे सीधे पहुंच रही है। जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो सीधे सीधे नेताओं से पूछे जा रहे हैं ताकि इन सवालों के जवाब आप तक आपको मिल सके और आप एक बेहतर सरकार, एक बेहतर सत्ता अपने लिए 5 साल तक चुनकर ला सके। वीएनएम को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नए आए हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं वहां भी शेयर कीजिए। ये बातें हर नागरिक तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। इसीलिए देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। गुजरात का चुनावी मूड, इस सेगमेंट के तहत हम पहुंचे हैं वाघोडिया गांव। वाघोडिया एक ऐसी सीट जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होता है। इस बार भी विवाद हुआ। मधु श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। उसी के सामने अश्विन पटेल को यहां टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और मधु श्रीवास्तव ने फिर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, अपक्ष में लड़ने की बात की और कहा अब बीजेपी को मैंने छोड़ दिया है। दूसरे ही दिन उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि अपक्ष लड़के अगर मैं जीता तो मैं वापस बीजेपी से जुड़ जाऊंगा। वहीं कांग्रेस से इस बार यहाँ पर सत्यजीत सिंह गायकवाड़, वडोदरा शहर के MP रह चुके सत्यजीत सिंह गायकवाड़ दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से। इस बीच गुजरात का चुनावी मूड जानने हम निकले हैं। इनको क्या पता है कि चुनाव आ रहे हैं? पता है आपको चुनाव आ रहे हैं? ना, नहीं पता। कब वोट करने जाओगे, पता है कुछ? ना, नहीं पता। ऐसा कैसा? वोटिंग કરવા જવાનું જ નહીં લારી પરત બેહી રહેવાનું। વોટિંગ કરવા નહીં જવાનું। क्यों? વોટિંગ में કશું કોઈ આગળ આવવાના નહીં। हाँ? એ તો ખાલી એમના મતલબથી જ કામ કરે છે। એમની વોટિંગ પતી જાય પછી કોઈ જોવા ના આવે। અમાર તઈ ના ઉપડે, ના ઉપડે, તઈ ના ઉપડે। હવે ગડપડ में ધંધો શું કરવાનો? હે? ગડપડ में શું કરવાનો? ગડપડ में એસી પહેરે તાપ में જવાનું, તાપ શીરો આવે।
અહીંથી ઉઠાડ્યા આમ ઉઠાડ્યા બધી ખાલી કહેવત છે. કોઈને આ બધા લે છે કેટલા શાકભાજી સરકારી કોને નોકરી મળી? છોકરા મેં બનાવ્યા છે, છોકરો પણ કોઈને નહીં કશું પેલું વૈતરા કરી એકે નહીં. જ્યારે એમને મતલબ હોય તો જ વોટિંગની હોય. હવે અમને ઉઠાડ્યા છે, ખરો ધંધો ચાલતો હતો, પેડે બેહાડ્યા પેડે પણ કોઈ અમને નહીં સાથ આલ્યો. પાછા બંધ કરી દે, પાછો રોડ થઈ જાય, પાછા બેહીએ. ये खाली कहेवत है। आप लोग तो यहाँ कहते हैं कि इससे पहले जो विधायक थे उनका तो यहाँ बड़ा अच्छा दबदबा है, वो तो बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं आप लोगों को। नहीं ये बड़ी झूठी बात है। ऐसा कोई नहीं करे। इसका भाड़ू 8,000 रुपया लगे 6 महीने। अब ये 8,000 रुपये बेगा करके कितने लेते? 500 रुपये धंधा हुआ, ऐसा धंधा हुआ आखो दिवस कितना धंधा हुआ? तो फिर कैसे चलता है घर? चलेगा रे, थोड़ा खाएगा, चलेगा खरा। वो कोई किसी से कोई नहीं मतलब है, किसी के ये आर बनाए वो ले गए ये मतलब। अच्छा। ये वोटिंग करता कोई नहीं करता, ऐसा सब वागोड़े वाला है। ये सब कौन है यहाँ का कैंडिडेट? कौन है इस बार पता है आपको? ये जी मधु भाई बीजू कौन है? मधु भाई आता है, बीजू कौन है? मधु भाई को तो इस बार टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने। आवे तो किसी को पण नोट नहीं देके। ऐसा हम हल्की कुम के हम कोई नहीं मोटा लोगों पैसा हाल से ये ले से हमें नहीं दे रहा, हमें धंधो कर। તો વોટ આપવા નહીં જાઓ તમે? ના નહીં નહીં જાઓ કેમ? એમ જ આટલા વર્ષોથી આપતા હતા ખરા વોટ? હા ઠીક હતા। કોને આપતા હતા? ये जे आवे એને આલી દઈએ, અમાર ઘરવાળા કે અમને આલવાના અમને આલ દઈએ, કમળવાળા આલ દઈએ। હા એટલે ઘરવાળા કે એને જ આપવાનું, હો જાતે નહીં વિચારવાનું? જાતે હવે વિચાર્યું કે કોઈને નહીં આલવાનો, ઓહ, ગરીબને કોઈ નહીં જોતું, ખાલી ચુનાવ લાગીને જ જોવે। આ વખતે એક ત્રીજી પાર્ટી પણ આવી છે, ખબર છે? કેસરીવાલ રવિવાલ કેસરીવાલ કેસરી કેજરીવાલ। હા ખબર છે કઈ? હા ખબર છે। એવું? ઓવે તો એ ગમે? એમને નહીં આવવાનું કોઈને, બધું કહેવત છે, કોઈને નહીં વોટિંગ આવવાનું। અમારા ઘર છે ને પરિવાર 4 ભાઈઓના છોકરા વહુઓ, અમારું વોટિંગ કોઈને આવવાનું નહીં। ઉઠાડી દેશે તો ઉઠાડશે ચાલશે, ઘેર બેસી જઈશું, પણ વોટિંગ કોઈને આવવાનું નહીં। કેમ નહીં? એમનો મતલબ શી છે કે વોટિંગ થઈ જાય એટલે કોઈને જોતા નહીં, ગરીબને તો આમ નહીં જોતા, આમ ગાડો ચડે ને આમ જતો છોકરા છગડો ચલાવ છગડો મેળ દીધો। બીજેપી તો એવું કહે છે કે અમે ગુજરાત બનાવ્યું, બહુ સરસ ગુજરાત બનાવ્યું છે। ભાડા પાડ છે બધી, ગુજરાત તો બધા પબ્લિક જ બને। આ હું બને આ પબ્લિક જો આ તે ખાવાનું કમાવાનું એ જ આપણી જિંદગી, मतलब બીજી કોઈ જિંદગી નહીં। બધી કહેવત છે। અત્યારે કે બોટલ એમ કે અત્યારે મારે બોટલ ભરવો પડે ને તો મારે દરરોજ પૈસા ભેગા કરો, ચિંતા કરી 1000 રૂપિયા કેવી રીતે ભેગા કરે બોટલ લે, પાછા દર મહિને 1100 થઈ ગયા, બરોબર પડે? એટલે કે મફત આલ્યો મફત કોઈ નહીં, પેલા અમે લીધેલા પછી કઢાવવાના, અમે લીધે કે સબસિડી આલી, મોતી કાકાએ સબસિડી આલી પણ પેલા પછી કઢવાના ને કશો ફાયદો નહીં, કઈ રૂપિયાનો ફાયદો નહીં, કેટલા વર્ષથી વૈતરા કરીને થાકી જા। वो पीछे से बोल रही है गुजरात गरीबों ने बनाया है। એટલી બધી મોંઘવારી છે તો પછી મના જ કરે ને, પછી શું કરે? તમે જશો? તમને મોંઘવારી નહીં નડતી? તમે વોટ આપવાના? મને તો નર જ છે ને મોંઘવારી, જવાના વોટ આપવા જવાના? જવાનું આપણે। કોણ છે અહીંયા કેન્ડિડેટ? કોણ છે? મારું તો મેં અહીંયાની નથી, તમે અહીંના નથી? કયા કામથી આવો? અહીંયા આપણે મોરંદ્રા। આ વખતે ઇલેક્શનમાં કોણ ઊભું છે નહીં ખબર તમને? ના નહીં ખબર, તો પછી વોટ કેવી રીતે આપશો? એ તો હવે જો જીદારે પ્રચાર હોય જીદારે કે અમને આપવું છે ત્યારે આપી જ દેવાનું કોણ આપણે। કહેશે તમને? એટલે કોઈ નહીં, મારા ઘરમાં તો ધની નહીં, મેં એકલી જ છું। તો તમે જાતે નક્કી કરશો? હા જાતે। એવું? તો કેવી રીતે નક્કી કરશો? શું વિચારીને નક્કી કરશો કે વોટ મને આને આપવો જોઈએ? શું વિચાર? હવે આપણે એવું જ લાગે કે આપી દેવા છે, આપણે એવું નહીં કે પૈસા લઈને બી આપણને કેમ કે આપણું ગુજરાત છે આપણી જોડે, એ રીતે આપણે આપી દેવાનું, કોઈ જો રૂપિયો નહીં ખાવાનો, કેમ કે અત્યારે આટલું મહેનત કરે છે તે પૈસા આપણી જોડે નહીં બચતા મોંઘવારીમાં, તો પછી કોઈનું વોટ વેચો તો આપણને એ ધર્મ જ નહીં અમારો। પણ તમે વોટ વેચવાનો નહીં, કેટલી સારી વાત કહી તમે કે વોટ વેચવાનો નથી, પૈસા લેવાના નથી, સાડી લેવાની નથી, કુકર લેવાનું નથી, દારૂની પોટલી લેવાની નથી, કશું લેવાનું નથી, કશું લેવાનું નહીં, પણ કશુંક વિચારશો ને કે તમને શું જોઈએ છે સરકારથી, શું વિચારીને તમે વોટ કરશો? અમે તો ખાલી જગ્યા હાલે ને એટલું જ જોઈએ બસ। અમારે આ મજૂરી રોટલી ચાલે રોજી એ જ જોઈએ બેન, અમારે બીજું કશું નહીં જોઈતું। એવું કોણ આપે તમને? હવે હું કરશું જે સરકાર આપે? તમારે સરકારને આપવું પણ અમે સરકારને આપવા રાજી છે, અમને ના હાલે એટલું અમારે, અમે તો નહીં છોકરા ધની નહીં,
નાના છોકરા બે सरकार से ये उम्मीद है हाँ। कि बस जगह दे दे आपको जहां आप बिजनेस कर सकें, हाँ है ना? बस तो गुजरात बनाया है, तो गुजरात बनाने वाले उनको जगह दे दें, तब वहाँ पर वो अपना बिजनेस कर सके, छोटा मोटा उनका बिजनेस है वो कर सके, ये उम्मीद है एक वोट के सामने। आप सोचिए कि कीमती वोट उनको देना ज़रूर है। क्या पता है चुनाव है? हाँ है ना, कब है चुनाव? वो नहीं मालूम है। कब वोट करने कब जाना है आपको? 5 तारीख को 5 तारीख को। किसको वोट करो? है, किसको वोट करो? वो तो मेरी मर्जी से करूंगा ना, मेरे को जिसको करना है उसको। ऐसा? हाँ। किसी के कोई कहेगा कि इसको करना ही नहीं करोगे? ना, ऐसा तो थोड़ी करने वाला हूँ। ऐसा? हाँ, अच्छी बात है। कौन है यहाँ कैंडिडेट कौन है? मधुभाई श्रीवास्तव है, धर्मेंद्र सिंह वाघेला है, फिर भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, फिर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है। तो कौन अच्छा काम कर चुका है अभी तक? मेरे किसके? हिसाब से अभी तक काम मधुभाई ने किया हुआ है। हम धंधा वालों के लिए मधुभाई सबसे बढ़िया है। हमारे पास धंधा करने के लिए कोई जगह नहीं थी, हमको जगह सिर्फ मधुभाई ने दिया है, और किसी ने हमको आज तक हमारे इधर देखने भी नहीं आया है। हमको सिर्फ मधुभाई ने इधर जगह दिया वो है। बहन तो कह रही है कि बार बार हमें यहाँ से हटा दिया जाता है। इधर की बात नहीं है, उधर सामने की साइड पर हमको मधुभाई ने जगह दिया है। हमारे हिसाब से मधुभाई बेस्ट है। मधुभाई को तो इस बार टिकट नहीं मिली बीजेपी से। तो अपक्ष लड़ रहे हैं हमारे मधुभाई, अपक्ष में फाइनल जीतने ही वाले हमारे मधुभाई। हाँ, तो और क्या फायदा हुआ है वाघोड़िया गांव को मधुभाई के आने से या मधुभाई के जाने से? क्या फायदा होगा? तो आपको दिखाई दे रहा है, पूरे वाघोड़िया में नहीं दिखाई दे रहा क्या है। फायदा है? क्या फायदा है, देख लो। हमें नहीं पता, आप बताइए। इतने सारे गरीबों को देखो, किधर से किधर तक का रोजी रोटी सबको दिया है। हाँ, सब तो कहते हैं मधुभाई बहुत दबंग है, दादागिरी करते हैं, ऐसा। दादागिरी तो करेंगे ही ना। हाँ, वो कोई काम कर रहा है और किसी के हाथ में अभी तक सरकार आई नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा किसने अच्छा काम किया, किसने खराब काम किया? अभी तक मधुभाई ने एक काम किया है, तो मधुभाई का ही वाह वाह करेंगे ना सब लोग। हाँ, वाघोड़े में मधु श्रीवास्तव 30 साल से आ रहा है। भाजपा में हो या कोई भी पार्टी में हो, मधु श्रीवास्तव ही जीतेगा। लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों के मन में है। गोली चलाने वाली बात बोलते हैं ना, वो तो बोलेंगे ना, वो बोलेंगे, उसमें वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। गोली चलाने वाली बात बोलने वाले से डर नहीं लगता? नहीं, हमारा को प्रजा से क्या डराते हैं? प्रजा, मधुभाई प्रजा विरोधी नहीं है, मधुभाई प्रजा विरोधी नहीं है। ये सब देखो, ये मधुभाई के वजह से सब खड़ा है, नहीं तो कब का टूट जाता। अगर वो चुनकर नहीं आए तो ये टूट जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो भी हमारे साथ खड़ा रहेगा मधुभाई। हाँ, हमको पूरा पक्का विश्वास है। ચુનાવમાં કોણ ઊભો રહ્યું છે? આ મધુસિંહ વાસ્તવ છે, ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા છે, ભાઈ આ પેલા સત્યજીત ગાયકવાડ છે, પછી આગળ ખબર નહીં મને। બીજેપી થી કોણ છે આ વખતે? હા, બીજેપી થી કોણ? એ ખબર નહીં। તો મધુ શ્રીવાસ્તવ કેવી રીતે ઊભા છે? અપક્ષ છે? અપક્ષ છે બોલે, અપક્ષ। ખબર છે? બીજેપી ખબર નહીં કોણ ઊભું, બીજેપી થી કોણ ઊભું છે ખબર નથી? ના, બીજાને ખબર નથી। આ ત્રણને ચોણીએ છે મેં તો। કોણ આવશે, શું લાગે તમને? હું કશું એ કહેવાતું છે મારાથી। કહો તો ખરા હવે, તમે આટલા વર્ષોથી તો મધુભાઈ જીતાડીને લાયા, હા, હવે તો કોને લાવવાના? બરોબર છે। તો એ કિસ્મત- હવે કોને લાવવાના? કિસ્મત વાળો આવશે ભાઈ, એવું કહી ના કાંઈ મારતી। મારે કહીને બધા દુશ્મન થવાનું? સરકારે શું કર્યું અત્યાર સુધી તમારા માટે? શું હવે લાગે? તમને બધાને ખબર નહીં? ના, ખબર છે ને હા, તમને? તો પછી પણ અમે વાઘોડિયા નહીં રહેતા ને, તમે કહો ને અહીંયા કેવું અહીંયા કેવું તો વાત સાચી શું છે। સુવિધા શું કરી સરકારે? એવું કશું કહેવાય ના। મારે કેટલા વર્ષોથી તમે અહીંયા આ કામ કરો છો? હું 30 વર્ષથી કામ કરું અહીંયા આગળ। તો 30 વર્ષમાં અહીંયા શું ફરક પડ્યો કઈ તમારા ધંધામાં, તમારી આવકમાં? ફરક હું પણ આ મજૂરી કરીએ બરોબર છે, અને કદાચ મોંઘવારી થઈ તો અમે રૂપિયા 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા વધાર્યા, બીજું કશું ફરક પડ્યો નથી। પણ આ કશું બદલાશે કે પછી આ જ રહેશે? હવે તો ભગવાનને ખબર ભાઈ, હવે મને શું ખબર પડે। તમને શું લાગે છે, બદલાવ આવશે કે પછી આ જ રહેશે? ના, આવશે બચાવ તો આવશે જ કે। બદલાવ આવશે। કશું કોને વોટ કરવાનો? એ તો ત્યાં અમારા આવે છે ને, એવું? કોણ કહે તમને? અમારા પેલા છોકરોને આવાસ બધા છોકરાને કેવા આવે તમને? હોવે. શું કેવા આવે કે વોટ કોને કરવાનો એવું કેવા આવે? એવું તો એવું કશું નહીં, હે? પણ વોટ લેવાના હતા કાંઈ અમુક જગ્યાએ માર દે તો માર દેવાનો। હે? હા, એ કે એટલે કરી દેવાનું? હા, મારો છોકરો છે ને, હે? હા, કેટલા વર્ષથી અહીંયા કામ કરો છો? હા, તો 40 વર્ષ છે। 40 વર્ષમાં
કોઈ ફરક આવ્યો જીવનમાં? કશું નહીં, બધું અમે અમારી મજૂરી કરીને ખાઈએ. તો પછી સરકારે શું કર્યું? સરકાર શું કરાવે? સરકાર આ બીજે કાકા આ બીજેપી એવું કહે છે કે ગુજરાત અમે બનાવ્યું તો આ ગુજરાત કેવું બનાવ્યું છે? શું તમને ગમે? ખરેખર સારું બનાવ્યું ગુજરાત? કશું નહીં, બધું ઓહોના ખાતે દરાય છે. હે? ઓહોના ખાતે દરાય, કશું જ નહીં. સૌના ખાતે દળાય છે. હા. તો તમારે ઘેર કઈ દળાયું નહીં એવું? કશું જ નહીં. અમારે અહીં ઉઠાડી મેળા પેટે ગલે દો ખાઈ ગયા. આવો હું હા અહીં આગળ તો હમણાં અહીંયા કે ચાલો તે હા વાળું એવું ઉઠાડી દે કેટલી વાર? વર્ષમાં કેટલી વાર અહીંયાથી ઉઠાડી દે તમને? 2-3 વાર ઉઠાડી લે. એવું? પછી ક્યાં જાવ? શું કરો? ઘેર એવું? ઓ. કેટલા દિવસ બંધ રહે ધંધો? 2 મહિના બંધ રહ્યો હતા. 2 મહિના બંધ રહે? હા પણ તો શું ખાવ 2 મહિના બંધ રહે ત્યારે? લોકોને કોથળા બોથળા ઉચકવાના કેમ? એવું? હો તો પછી આ 25 મજૂરી તો કરવી જ પડે ને. આ 25 વર્ષથી બીજેપી સરકાર છે કાકા, તો તમારા જીવનમાં શું ફરક આવ્યો 25 વર્ષમાં? કશો ફરક નહીં બાપા. ગુજરાત માટે બહુ કર્યું, ગુજરાતના લોકો માટે બહુ કર્યું, ગુજરાતના લોકો બહુ સુખી છે. એ તો બધી સરકાર તો બધા ક્યાંય બધું ક્યાંય અમારે કશું નહીં મળ્યું. હા અમે અમારો ધંધો કરી ખાઈએ અને પેટ ભરી ખાઈએ છીએ. બીજું શું કરવાના? આ આગળ હોદના છેડે જે 5-50 બસે મળે. રોજ કેટલું કમાવ છો કાકા? 100 બસે 100 બસ બસ. રોજના? હવ એવું? એ 4000 માં તો શું ઘર ચાલે કાકા? આ ચાલક ના ચાલે બાપા, શું કરવાનું? તારા છોકરા બોકરા કઈ લાવ, હું અડી જાઉં એવી ચલાવવાનું જો તો શું કરવાનું? कि यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, विकास हुआ है. अब ये रोड की हालत देखकर आपको खुद को तय करना है कि विकास कितना हुआ है और किस तरह का हुआ है. रोड बने नहीं हैं और विकास की बातें ज़रूर हो रही हैं. कहीं पर रोड बने हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि रोड नहीं बने हैं. वहाँ सामने जो दिख रहा है वो रोड बना है और यहाँ जो हालात है वो वैसे के वैसे हैं. और यहाँ कई समय से ऐसा ही रोड है, ये भी बताया जा रहा है. विकास की बातें कागज़ों पर तो हो रही है मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है. कौन है कैंडिडेट? कौन है यहाँ? अपक्ष में या भाजपा में? कोई भी बताइए ना. है? कौन है अपक्ष में? कौन है भाजपा में? कौन धर्मेंद्र है श्री बापू। कांग्रेस में? कौन है बापू है। बापू है. फिर कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में सत्यजीत गायकवाड़। ओके. और बीजेपी? बीजेपी में अश्विन काका, ऐसा है? अश्विन भाई पटेल, अतुल भाई पटेल क्या? अश्विन भाई पटेल, हाँ, अश्विन भाई पटेल। ऐसा है. कौन फायदेमंद रहेगा? कौन कौन आएगा? क्या लगता है? सबका पल्ला भारी है, ऐसा? कोई भी नहीं बता बट सकता। मधु भाई तो जब भाजपा से निकल गए तो अब क्या कर देगा? अब क्या होगा? पता नहीं हो मेरे पता नहीं. किसको वोट करते हो हमेशा? सपोर्ट किसको करते हो? बताओ. चलो वोट छोड़ो. सपोर्ट किसको करते हो? वो तो यार नहीं बता सकता हूँ नहीं मैं। बता सकते. क्यों? दुकान को खतरा हो वो जाएगा? सीक्रेट है। दुकान को खतरा हो कुछ नहीं जाएगा? खतरा, इसमें क्या खतरा होगा? ऐसा? यहाँ तो दबंग नेता है ना तुम्हारे वाघोड़िया का. फिर गोली चलाने की बात करते हैं वो तो. उसमें कोई कमेंट नहीं दे सकता हो या नहीं कुछ। दे सकते. हम व्यापारी है, हम किसी को नहीं बोल सकते उसको दो उसको दो उसको दो। हमारे लिए सब अच्छा है. चलो मधुबा आएगा, चलो बोल. ऐसा मधुबा आएगा. ऐसा? हाँ 100%. अब तो अपक्ष में चले गए ना. ना ना सब आएगा. गुजराती लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है वो तो वो वोट करने वाला करते हैं. हम तो मधुबा को देगा मत. कि उनकी गोली से डर लगता है या उनका काम अच्छा लगता है? करना हो मेरा भाई जैसा है बस. વોટ કરવાની ખબર નહીં પણ જ્યારે આવતા જતું રહેવાનું બેરો. હા પણ આ મોંઘવારી બધી વધી ગઈ છે તો હવે કોને આપવો કોને નહીં એવું વિચાર કરવાનો. મોંઘવારી કેટલી વધી ગઈ છે, મજૂરિયા માણસની મજૂરી વધતી નથી તો ખાવાનું શું આપણે? હવે મારા ઘરવાળાથી કામ થતું નથી, સુવાસ ચડે છે એમને, તો શું કરવાનું? કામ કરતા હતા તમે? કરતા હતા પહેલા? પહેલાં કામ કરતી હતી મેં, હવે તો હવે કશું નથી કરતી. ઘેર બેસી ગઈ છે, પગને બધું દુખે છે. પેન્શન છે, પેન્શન યોજના છે ને સરકાર? પેન્શન યોજના છે તો ભર્યું છે, મારા ઘરવાળાનું ભર્યું છે ને મારું ભર્યું છે, તો મારા ઘરવાળાનું બંધ થઈ ગયું છે. કેમ બંધ થઈ ગયું? શું ખબર હવે? તો તમે પૂછવા નહીં ગયા સર? છે સદનમાં જઈને ફોર્મે ભર્યું ફરી બીજી વખત પણ હજુ આવ્યું નથી કશું. આ વખત ઇલેક્શન લડી રહ્યા છે એ અહીંયા ચુનાવ પ્રચાર માટે નહીં આવે? ના હજુ નહીં આવે. ફરિયામાં નથી આવ્યા, બજારમાં આવ્યા હશે. એ લોકો જ્યારે ચુનાવ આવે ત્યારે જ આવે કે પછી 5 વર્ષમાં દેખાય? કોઈ દેખાતું નથી. એ જ્યારે વોટ આપવા લેવાનો હોય ને ત્યાર પછી બધા હળીઓ કાઢતા આવે છે.
પછી કોઈ દેખાતું નથી કે તમે શું કરો છો, ખાધું કે પીધું કે શું કરો, એવું કશું કંઈ આવતું નથી. કશી ખબર નહીં, કોઈ ખબર કરવા જ નથી આવતું ને. અમારો ઘરો મંજૂર થયેલો તે વખત કરાયો, અમારો જાજરો મંજૂર થયેલો તે વખત કરાયો. તમારે હજુ લેટ્રિન બન્યા નથી અહીંયા? અમે જાતે ખર્ચા કરીને મજૂરી કરીને બનાવ્યા બેન, શું કરીએ? કશું ગરીબોનું કશું થતું જ નથી. આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે. સરસ બનાવી જુઓ ને, ઝૂંપડા તમે જુઓ, આ સરસ બનાવી બીજેપીએ, બરાબર બનાવી છે. જુઓ ગુજરાતની આ પ્રજા છે, જીવવાની અહીં તો મજા છે. कल मैं जिस गांव गई थी वहाँ पर भी वही बात सामने आई, महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई से बचने के उपाय सरकार कोई ढूंढे और सरकार कुछ करे उसके ऊपर. किसी का कुछ आवास भी पास नहीं हुआ, कुछ संडास बाथरूम भी पास नहीं हुआ. ऐसा? हाँ, वो पैसा कहाँ गए उन लोगों को पूछो तुम. तो सरकार तो वो एडवर्टाइजमेंट चलाती है कि पूरे हिंदुस्तान में हर घर में लेटरिन बाथरूम बन गए हैं, सरकार ने सब्सिडी दे दी, पैसे दे दिए. वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ गए होंगे, उनका कमीशन होगा. हाँ, तो आप कभी शिकायत करने नहीं गए? क्या शिकायत करने की, कौन सुनता है, कोई सुनता तो है नहीं. इधर तुम चले जाओ जीआईसी के अंदर, भागोड़िया का होगा तो उनका 250 रुपया रोज है. कोई दूसरे बाहर का आएगा उनका 350 रुपया रोज है. हाँ, तो देख लो. ऐसा भेदभाव क्यों है? वो क्या पता, वो बाहर का है, गांव वाले भूखे मरे, ऐसा घर वाले घंटी चाटे, बाहर का लोट खाए. वागोड़िया के पास में जीआईडीसी में, हाँ, तो वहाँ सब में यहाँ से लोगों को नौकरी मिलती है खरी? कुछ मिलता नहीं है. तुम देख लो, उधर जाके पूछ लो कितने गुजराती है, कितने बागोड़िया का प्रॉपर है और कितने गांव का है और कितने यूपी बिहार का है. तो यहाँ की इंडस्ट्री तो ऐसा दावा करती है कि यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को ही हम नौकरी देते हैं. नहीं नहीं, कोई नौकरी नहीं है, हम खुद बड़ौदे जाते हैं. ऐसा? हाँ, मैं इधर 16 बरस नौकरी किया, ये निकाल दिया. अच्छा. 70 रुपया रोज था 16 बरस के अंदर, 30 रुपये रोज में लगा था. 16 बरस में ड्यूटी किया है उनका, ये 70 रुपया रोज में फिर मैं निकल गया. अभी बड़ौदा जाता हूँ. बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो होगा, बीजेपी तो नहीं आएगी बागोड़े में. ऐसा है? हाँ, बागोड़े में से बीजेपी गई. वो तीसरी पार्टी इस बार गुजरात में आई है, उसका क्या? वो नहीं पता, पर बीजेपी नहीं आएगी. પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે. એ લોકો કહે છે કે હવે તમારો આવાસ કેન્સલ થયા, તો અમારા દેવા કરેલા બી ગયા અને અમારે હવે જેવા તેવા અમે રહીએ છીએ. તમે જુઓ અમારા ઘરની પોઝિશન, ખોટા પાડીને બી કેટલી વાર લઈ જાય છે. એટલે આ ખોટા જ પૈસા તલાટી ખાઈ જ જાય છે બેન. અને રેડી જતી એક તલાટીને કાયદેસરનું કહ્યું હતું કે તમારું આવાસ મંજૂર થયેલો છે, અને પછી બી અમને હાથે લલ્લો બતાવી દીધો, કોણીએ ગોળ તોડાયેલો છે, જીપ જાય નાચાટાઈ નાખે દેખાય નહીં. આટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર છે વાઘોડિયાની અંદર. सारी योजनाएं आती ज़रूर है, मगर वो योजनाएं कितनी सफल होती है, कहाँ तक उसका लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं. कौन आएगा? केजरीवाल केजरीवाल. देखो ये छोटा सा बच्चा केजरीवाल की बात कर रहा है. कैसे जानते हो केजरीवाल को? बताओ बताओ. केजरीवाल टीवी में आते हैं. वो किधर के सीएम है केजरीवाल? दिल्ली के. वो निशान क्या है केजरीवाल का पता है? तो वोट देना नहीं, तुम तो छोटे हो, फिर भी तुमने अभी क्या बोला? मेरे मम्मी पापा नहीं देंगे वोट. अच्छा, किसको देंगे वोट? किसको देंगे? केजरीवाल को. केजरीवाल को. तो केजरीवाल यहाँ पर नहीं है. केजरीवाल तो आएगा ना. आएंगे इसीलिए. हाँ, आपको क्यों पसंद है केजरीवाल? सब फ्री कर देगा इसलिए. सब फ्री कर देगा. गुजरात के लोगों को गारंटी देता हूं कि 1 मार्च से गुजरात के लोगों के बिजली के बिल 0 आया करेंगे. गुजरात में भी शानदार स्कूल बनाएंगे, यहाँ पे भी युवाओं को रोजगार देंगे. ચૂંટણી આવી હવે બધા આવશે વોટ લેવા, કે આ થઈ જશે પણ કશું થાય નહીં. આ વસ્તુ ચોમાસાની અંદર આગળથી રસ્તો બંધ થઈ જાય છે. ચોમાસાની અંદર અમારે જવાતું બી નહીં, ચાલીને બી નહીં જવાતું એવું છે. चाहे चुनाव पंचायत के हो, कॉरपोरेशन के हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मुसीबत सिर्फ एक ही इंसान लेके आता है कि वहाँ रोड नहीं है, गटर की समस्याएं हैं, पानी नहीं आता है. तो ये मूलभूत सुविधाओं की जहाँ तक बात है, बस वहीं पर ज़्यादा लोग परेशान हैं. तो दूसरी बातों तक तो ये इंसान, ये लोग, परेशान लोग कब पहुँचेंगे? उनको कहाँ से पता होगा कि एमपी की भूमिका क्या होती है, वो हमारे लिए क्या करते हैं, विधायक की भूमिका क्या होती है, वो हमारे लिए क्या करते हैं. મત લેવા માટે આવે, પ્રચાર કરે, પછી કે અમે ધારો કે લાઇટની બત્તી નહીં, અમે પછી આવીશું એમ, પણ પછી કોઈ આવતું નથી. કોઈ જાતનો વિકાસ જ નથી. पूरा वागोड़िया ऐसा ही है क्या? हाँ, हाँ.
પાંચ વર્ષથી અમે તકલીફ ઝેલીએ છીએ, કોઈ જોવા આવતા નહીં. સરપંચ સભ્યોને અમે કઈ કઈ થાકી ગયા, પણ કોઈ અમારું દરખાસ્ત સાંભળતું નથી. તલાટી આવી ગયા, પણ અમારું કોઈ કશું કર્યું નથી અત્યાર સુધી. થઈ જશે પણ કોઈ કરતું નહીં. અમારે તો વોટ જે અમારું કામ કરે એને અમારે આપવાનો જ છે. मधु भाई का बोलबाला तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। मधु भाई का तो हर एक व्यक्ति नाम देता है, तो उन्होंने ये काम नहीं किए क्या? મધુભાઈ ને બધા કામ કરે માટે જે આવે છે તે પૈસા દબાણ થાય છે. જે પૈસા મંજૂર થાય છે એનું કામગીરી થતી નથી. આવે છે તો ખરા, આવે છે કામગીરી થાય પણ છે, પણ સરખું કામ થતું નથી. કહે છે કે અમે આવી જશું, તમે આ કરશું તે કરશું, પણ કોઈ કરતું નથી. ભાજપ વાળો આવે, કોંગ્રેસ વાળો આવે, હવે બધા કે કેજરીવાલ કામ કરશે એમ, પણ એ કમ કામ કરશે એવું ખબર પડે એની. પણ હવે માનો મેડમ, હવે અત્યારે પોઝિશન આવી છે તો આ સોસાયટી આગળ બેઠા છે સામે, બરાબર છે. એ સોસાયટીનું પાણી પછી કઈ જશે મને એક પહેલા, બરાબર. આ ભાગ નીચો છે, પેલો ભાગ પૂછો છે, આખી સોસાયટીનું પાણી જશે કઈ જઈને પછી અમારો રસ્તો કયા આગળ જવાનો, પાણીનો रस्तो જોઈએ ना. हर एक व्यक्ति स्थानीय समस्याओं के बारे में ही बात करता है, उनको विधायक से कोई लेना देना नहीं है। और साथ में एक बात और भी है जो हर जगह नज़र आती है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा गया तो क्या वो अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा जाता है तो वो नेता देखने नहीं आते कि ये काम हमने जब सौंपा था वो हुआ कि नहीं हुआ। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक है कि वोट के टाइम पर नेता आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। ये हर सवाल का एक ही जवाब है। अच्छा, वाघोडिया में कब से हैं आप? यहीं बॉर्न हुए कि शादी करके आए? शादी करके शादी करके आए। कब से हो? 5 साल। 5 साल। तो 5 साल में आपने वाघोडिया को कैसा देखा? पहले आए तब कैसा था, अभी कैसा है? ऐसा ही है। गटर का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। सरकार क्या कोई भी देखने नहीं आता। हाँ, कोई देखने नहीं आता। बदलाव चाहते हो? कुछ बदलाव तो चाहते हैं ना, लेकिन होता नहीं है ना बदलाव। कौन लाएगा बदलाव? कौन लाएगा? हम ही जनता ही लाएंगी जनता बदलाव। लाएगी ना। तो क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए जो सही कंटेनर है उसको चुनना चाहिए और वाघोड़े में बदलाव की जरूरत है, ऐसा लगता है। हाँ। तो कैसे लाओगे बदलाव? इस बार बदलाव लाओगे आप लोग? हम अकेले क्या कर सकते हैं? वो क्या करोगे? वो तो देखेंगे, जो करना है वो छूटने के दिन ही दिखाएंगे ऐसा? और रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा। चल जाएगा, सही बात है। हाँ, बदलाव तो आया है पर महंगाई भी उतनी ही पीछे पीछे आई है। हम तो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते हैं, इसलिए हमको महंगाई ज्यादा नड़ रही है। आवक में कोई बढ़ोतरी नहीं? नहीं, हमारे सभी के बच्चे यहाँ मोहल्ले में किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा मेकल इंजीनियर है, GHC में ही जाते हैं। 7-8 हज़ार रुपये ही पगार मिलती है। हाँ, ये मेरा बेटा भी ये BCom हुआ है, वो बड़े वाला इंजीनियर है, वो भी 10,000 में ही जाते हैं। और ते इतना काम करते हैं कि आके कुछ भी खाने को भी नहीं बैठा जाता, इतना काम करते हैं तभी 10,000 रुपये पगार मिलती है। हाँ, बदलाव तो आया है, कुछ अच्छा भी हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, पर हमारे लिए तो जैसा था वैसा ही है। इस साल कुछ बदलाव आएगा लगता है आपको? चाहते हैं कि आए। तीसरी पार्टी आई है ना, झाड़ू, आम आदमी पार्टी। कुछ उम्मीद है आपको? उसको आना चाहिए। आना तो चाहिए। वो जब आए हैं तो दिल्ली में बहुत बदलाव आ गया है। हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा बदलाव आए, फ्री शिक्षा हो, वो लाइट बिल कम हो, गैस का बोतल का भाव कम हो, तो हमारा अच्छा है। महंगाई की ही बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसी की बात हो रही है। तो सोचना आप सब वोटर को हैं। કોઈના બારામાં કશું બોલવું જ નહીં, બધા ચૂંટણી હોય ને ત્યાં ખાલી એ કરે છે મોટી મોટી વાતો, પછી કોઈ જોવાય નહીં આવતું। ભાજપ વાળા નહીં આવતા ને કોઈ નહીં આવતા, कोई भी आ जाए, कांग्रेस भी आए, आम आदमी पार्टी भी आए, भाजपा भी आए, कोई भी आए, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। सब झूठ बोल बोल के चले जाते हैं। वादे करके जाते हैं। हाँ, मोटे मोटे वादे करके चले जाते हैं। सरकार की कौन सी योजनाओं से आपको फायदा हुआ वो बताओ ना। कौन सी योजना चालू की सरकार ने? हमको तो कोई योजना नहीं मिली। मकान बनाने के लिए सब्सिडी मिलती है, बाथरूम लेट्रिन बनाने के लिए सब्सिडी मिलती है, वो सब आपको सुविधाएं मिली? गरीबों को कौन करवा देता है? गरीबों को कौन सा लाभ मिलता है? सब बड़े बड़े लोग करते हैं सबका, गरीबों का कुछ नहीं होता। गरीब तो भूखे ही मर जाते। गरीब को बिजली कितना ज़्यादा पड़ता है, सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती, 5-6 हज़ार में क्या करेगा वो? पढ़ाना बच्चे को, घर चलाना,
तो इस बार बदलाव आएगा लगता है आपको? आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, जिन से मैं मिलती हूँ सब परेशानी बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव आएगा? सब लोग परेशान हैं? सभी बदल जाएगा। हाँ, सभी बदला, सरकार भी बदल जाएगी। अभी तो नरेंद्र मोदी का भी कोई विश्वास नहीं। શું કોઈનો ચહેરો હું ભાષણ જોઈન કરવાનું, ચહેરો જોઈન કરવાનો, એનો ચહેરો અમારું પૂરું કરવા આવવાની છે। આમ આદમી પાર્ટી આવે ને કોંગ્રેસ બી આવી જાય, જે અમારું તો સારું કરશે ને એને લાવવાનો। કોંગ્રેસ બી લાવીએ, આમ આદમી પાર્ટી બી લાવીએ। હા, અમે તો એ બેમાંથી ગમે તે એકને જ લાવવાનો। जो परेशानियां दूर करेगा उस पर विश्वास है, बातों पर विश्वास नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है उसी पर भरोसा करेंगे। और यहाँ पर बदलाव की बात हो रही है कि इस बार गुजरात में बदलाव ज़रूर होगा। अब क्या बदलाव होगा वो 8 दिसंबर को पता चलेगा। कौन आए जो और ज़्यादा विकास करे, और ज़्यादा वाघोडिया समृद्ध हो? आम तो सभी पार्टियां कोई ना कोई विकास तो करती है नहीं। जी, नहीं करती है। कोई नहीं करती, सब अपना अपना ही सोचते हैं। ऐसा देखेंगे कोई अच्छा उम्मीदवार होंगे जो देश। इस बार कौन है उम्मीदवार? ऐसा तो 11 उम्मीदवार है, अब देखते हैं कौन सुनते हैं लास्ट टाइम पे। जो गांव का विकास करेगा उसको हम वोट देंगे। बट वाघोडिया में तो बरसों से जो चल वाघोडिया में नहीं होता, मतलब देख तो रोड कैसे है, और बस यही है। रोड खराब है और क्या परेशानी? महंगाई भी बहुत बढ़ गई, गैस का भाव बढ़ गया, हर जगह में महंगाई बढ़ गई। हाँ, तो हम तो आम आदमी को तो वही परेशान करता है ना, मध्यम वर्ग लोगों को जीना बेकार हो गया ना। अभी गैस का भाव बढ़ गया, अभी कंपनी में किसी को लेते नहीं है। अच्छा। कंपनी वाले को निकाल देते हैं, नए लोग चाहिए, अभी पुराने को निकाल देते हैं, तो कैसे घर चलेगा हमारा? जो स्कूल की फी भी कितनी बढ़ गई है। क्या आप लोग बदलाव चाहते हो? सरकार में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए ना, इस बार होगा? होना चाहिए। पक्का? करेगा कौन? जो करेगा उसको वोट देंगे। नहीं, बदलाव लाएगा कौन? बदलाव तो आप लोग ला सकते हो ना, वोट किसको करोगे तभी बदलाव आएगा। तो आपको लगता है आप लोग बदलाव लाओगे? बदलाव लाएंगे, हाँ। बदलेगा? बदलेगा। क्या बदलेगा? कौन सी पार्टी सरकार बनाए, यानी ज़्यादा सीट ले जाएगी इस बार विधानसभा चुनाव? हम तो पंजे वाले को पहले से देते हैं वोट, बस पंजा ही आना चाहिए। देखो हमारा इधर मंदिर में भी पंजा ही लगाया है, बराबर है, हमको पंजे का ही वोट देना है। तो इस बार ये पंजे वाली बात जो कर रहे हो आप, कैंडिडेट कौन है वो बता दीजिए। सत्यजीत गायकवाड़। तो यहाँ मधुभाई श्रीवास्तव का दबदबा बहुत ज़्यादा है, दबंग नेता की छवि जो है यहाँ पर। नहीं, इसके बारे में हम नहीं बोलना। नहीं, कुछ नहीं बोलोगे? उनकी गोली से डर? अरे तो आपने मेरे શું ક્યાં લઈ ગયા? મારધર પોસ્ટ ઓફિસ। હા, તો હવે અમારથી ચલાતું નહીં, કેવી રીતે જીએ? એટલે પોસ્ટ ઓફિસ અહીંયાથી દૂર જતી રહી? દૂર જતી રહી અને વહેલા પૈસા ઉપાડીને આલતાય નહીં। હા, ચાલતું નહીં, એવું કહે કોમ્પ્યુટર નહીં ચાલતું, પૈસા તમારા આયા નહીં એવું કિયા કરે। તો કોંગ્રેસ આવી જોઈએ। કોંગ્રેસ આવી જોઈએ? ભાજપ નહીં જોઈએ? કેમ નહીં જોઈએ? તો શું કરે છે? જો રોડ તો જાઓ। હા, તો ભાજપ તો એવું કહે છે ને કે એમણે તો સરસ ગુજરાત બનાવ્યું છે। બનાવ્યું છે તે કઈ પણ બતાવવું જોઈએ ને બધાને। હા, કઈ બતાવ્યું? નોકરી નહીં લેતા છોકરાઓને, નોકરી જાય હોદવા છોકરાઓ, બહારના લોકો કદવાઓને લે છે ને ગામના છોકરાઓને નહીં લેતા, 12 કલાક નોકરી કરાવે, ટોંગા હો દુખી જાય, ઊભા પગે રાખે। હા, બોલો કેવી રીતે? પગાર કેટલો આપે? પગાર 700-600 એવા હાલે, એમાં ઘર ચાલતું, ઘરમાં 10 જણો હોય, હવે કેવી રીતે ખવડાવવાનું બધાને? 500 હજારમાં શું થાય? કશું ના થાય। જીઆરડીસી છે આપણે વાઘોડિયામાં, બધાને રોજ સારો આપે, શંકર કંપની છે, કાયજન છે, આરઆર કેબલ છે, આ બધા વર્કરોને છૂટા ન કરે અને એનું વર્કરનું સારું પગાર કરે। અને જે વર્કરનું રોજ આજે 350 રૂપિયામાં કશું આવડતું નથી, 3000 રૂપિયા ઘરનું ભાડું હોય છે, છોકરા ભણાવવાના, શાકભાજી મોંઘી, તેલનો ડબ્બો મોંઘો, બધું મોંઘું જ મોંઘવાડી જ છે। तो कैसे बदलाव कैसे लाओगे वो बताओ? अच्छी है, कांग्रेस पार्टी आएगी तो बदला जाएगा। तब बदलाव आएगा? हाँ आएगा। ऐसा? हाँ ऐसा। कांग्रेस बदलाव कैसे लाएगी? लाएगी, पहले भी सस्ता भी मिलता था। ऐसा? हाँ, कांग्रेस की सरकार में सस्ता मिलता था? मिलता था। और वो वापस आई तो सस्ता होगा सब? आएगी तो सस्ता मिलेगा। ऐसा है? हाँ ऐसा है। किसके इलेक्शन होने वाले हैं वो? विधानसभा के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है, किसके इलेक्शन है वो तो हमें नहीं पता। गुजरात का चुनावी मूड, जिसके तहत हमने जानने की कोशिश की कि
कितना जानते हैं लोग चुनाव के बारे में, क्या चाहते हैं लोग अपनी सरकार से और किस तरह का बदलाव चाहते हैं और क्या समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। सभी में एक ही बात सामने आई है कि हर एक व्यक्ति बदलाव चाहता है और बदलाव के साथ साथ में महंगाई से छुटकारा पाना चाहता है।